हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। पिछले 48 घंटों की घटना को एक सिलसिलेवार तरीके से देखने की बेहद जरूरत है इस वक्त। आपको याद होगा कि 8 लोगों की जान जो हिंसा लखीमपुर में हुई, 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन क्या इस घटना की निष्पक्ष जांच सामने आएगी या फिर जो राजनेता दिखाना चाह रहे हैं वही लोग समझ पाएंगे? 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह लगातार जांच हम खुद टाइम्स नाउ नवभारत पर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि इस मामले में 2 एफआईआर की गई हैं। एक एफआईआर की जानकारी हमने आपको दी, वो एफआईआर जो कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने वो एफआईआर कराया है और उसमें अजय मिश्रा तेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम लिया गया है, नामजद एफआईआर कराया गया है। दूसरा एफआईआर है जिस हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, जिस तरीके से उनको पीट पीट कर मार डाला गया, उसमें भी कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। अंकित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ भवतोष भी है। पर इससे पहले मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि ये पूरी एफआईआर में आखिर बोला क्या गया है। भवतोष को भी लाइव लेते हैं। 6 पन्ने की एफआईआर है और इसमें 2 पन्ने बेहद जरूरी हैं। उससे आपको पढ़ करके सुनाते हैं कि इस एफआईआर में क्या क्या बोला गया है। साफ तौर पर नाम लिया गया है आशीष मिश्रा का। वो कौन है? गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा तेनी के बेटे हैं। इधर एफआईआर में कहा गया है कि 3 अक्टूबर को माफ कीजिएगा, समस्त क्षेत्रवासी किसान एवं मजदूर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा तेनी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शासन उत्तर प्रदेश के विरुद्ध काले झंडे दिखाने हेतु महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के क्रीड़ा स्थल तिकुनिया खीरी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। घटना लगभग 3 बजे की है। उक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू बनबीरपुर के रहने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपने 3-4 पहिया वाहनों के ऊपर सवार होकर 15-20 अज्ञात असलहों से लैंस व्यक्तियों के साथ बनबीरपुर से सभा स्थल की तरफ तीव्र गति से आए। यह सबसे पहला पॉइंट है। इस एफआईआर में यह लिखा गया है कि मोनू मिश्रा यानी कि आशीष मिश्रा को मोनू मिश्रा उस इलाके में बोला जाता है, वो अकेले नहीं थे। 3 गाड़ियों में आए और एफआईआर के मुताबिक वापस उस पन्ने पे जाइए, उसी पन्ने पर रहिए, उसमें लिखा गया है कि वो 15-20 अज्ञात असलहों से लैंस होकर के अपनी 3 गाड़ियों में बैठ करके आए। यह है पहला पॉइंट। फिर लिखा गया है आशीष मिश्रा उर्फ मोनू अपनी थार महिंद्रा गाड़ी, आपको थोड़ी देर में वो हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपको याद होगा कि उस काफिले में कुल 3 गाड़ियां थी। सबसे सामने था एक काली महिंद्रा थार जीप, उसके पीछे थी काली फॉर्च्यूनर और सबसे पीछे एक सफेद स्कॉर्पियो जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं था, वो नई गाड़ी थी ऐसा बताया जा रहा है। तो 3 गाड़ियां थी। यहां पे भी उस महिंद्रा गाड़ी का नाम लिखा गया है। वो कहते हैं कि सभा स्थल की तरफ तीव्र गति से आए। आशीष मिश्र अपनी थार महिंद्रा की बाईं सीट पर बैठकर फायरिंग करते हुए भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े। यानी कि अभी तक जो आपने वीडियो देखा है उसको दाईं तरफ से यानी कि ड्राइवर की साइड से शूट किया गया है। उसमें सफेद कपड़े पहने हुए एक आदमी गाड़ी चलाता हुआ स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस एफआईआर में लिखा गया है कि आशीष मिश्रा बाईं तरफ, जिसको हम पैसेंजर साइड कहते हैं, ड्राइवर के बगल में बैठे हुए थे और इनका इल्जाम यह है कि दुर्घटना तो बाद में हुई, लोगों को टक्कर बाद में लगी। आशीष मिश्रा आए तेज रफ्तार से और भीड़ पर गोलियां बरसाते हुए आए, ऐसा इनका इल्जाम है। अभी तक इसका कोई वीडियो सामने नहीं आया है गोली चलने का। और आपको याद होगा कि यह भी साफ तौर पर टाइम्स नाउ नवभारत में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक पोस्टमार्टम में बॉडी में गोली के कोई निशान नहीं है। तीसरी बात यहां पर यह कही जाती है कि वो भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े, यानी कि वो बाईं सीट पर बैठे, फायरिंग करते हुए आए, भीड़ को रौंदते हुए आगे चले गए। फायरिंग के कारण किसान गुरविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर निवासी ग्राम नानपाड़ा उम्र 22 वर्ष की गोली लगने से मौके पर मृत्यु हो गई तथा तीव्र गति से भीड़ पर सड़क के दोनों तरफ खड़े किसानों को दरिंदगी पूर्वक रौंदते हुए आगे बढ़े। 2 गाड़ियों के नंबर यूपी 31 AS 1000 और यूपी 32 KM 0036 और एक अज्ञात वाहन। मैंने आपको पहले ही बताया 3 अलग अलग गाड़ियां। एक बार वो वीडियो देख लेते हैं, जो कि वो वीडियो टक्कर मारने का जो वीडियो दिखाई देता है, उसी के चलते ये एफआईआर लिखी गई है। उसमें इन्हीं 3 गाड़ियों का नंबर का भी जिक्र किया गया है।
आगे जाकर के वो ये बयां करते हैं, कहते हैं आशीष मिश्र, ये चौथी बात जरूरी ये बताते हैं, आशीष मिश्र सोनू, अगर पांचवा पन्ना आप मेरे को दिखा देंगे तो हम दर्शकों को इधर पे ही दिखा पाएंगे कि कैसे इस पांचवा बड़ा मुद्दा इस एफआईआर में उठाया गया है कि वो फायरिंग करते हुए गन्ने में भागकर छुप गए। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 4 किसानों की मृत्यु हुई, जिनके नाम गुरविंदर सिंह और फिर सारे लोगों का इन्होंने नाम दिया हुआ है। आदर्श हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आदर्श, ये बताइए कि इसके साथ साथ ये जो एफआईआर में बेहद संगीन इल्जाम लगाए गए हैं, ये कहा गया है कि टक्कर बाद में मारी गई, पहले फायरिंग करते हुए आशीष मिश्रा दाखिल हुए। क्या इसके साथ कुछ और भी सबूत संलग्न किया गया है फायरिंग का? देखिए, घटनास्थल से कुछ वीडियोस जो शुरुआती इंटरनेट बंद होने से पहले मिल पाए थे पुलिस को, साथ ही साथ जो साक्ष्य और दिए गए थे उन सभी को उसमें शामिल किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अब इस पूरे मामले की जांच करने वाली कमेटी है उसके सामने इन्हीं वीडियो के आधार पर ऐसे कई साक्ष्य रखे गए हैं, जिनमें से ये जो तस्वीरें जो एफआईआर में बात कही गई है वो सारी बातें सिद्ध होती हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू जो हैं वो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। उसको लेकर एक और वीडियो रखा गया है जो ड्राइवर साइड ना होकर बल्कि पैसेंजर साइड की तरफ से बनाया गया है, और उसमें वो साफ तौर पर गाड़ी से नीचे उतरकर भागते हुए दिख रहे हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही बातें जो वहां पर किसान मौजूद थे और किसान नेता जो थे वो भी कह रहे थे कि जो मोनू है वो वहां पर असलहे से फायरिंग करते हुए भागते हुए आगे बढ़े। हालांकि जब हमने इस पूरे मामले पर जो अजय मिश्रा टेनी है, मंत्री हैं, उनसे बातचीत की तो उनका ये तर्क था कि देखिए वहां पर उनके साथ जो लोग मौजूद थे, अगर भीड़ ने उनको पीट कर मार डाला तो अगर मेरा बेटा मौजूद होता तो निश्चित तौर पर उसे भी मार डालते। तो ये उनका तर्क था इसके पीछे कि जो पूरी घटना हुई है उसके पीछे कि अगर वहां पर मौजूद होता तो एक तरीके से उन्होंने ये पूरी घटना में आशीष मिश्रा के शामिल होने पर ही सवाल उठाया है कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे, बल्कि आप इसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं मौजूद थे उस जगह पर, उनसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एफआईआर की बात करें, साथ ही साथ जो दूसरे साक्ष्य और अगर हम किसान नेताओं और वहां पर मौजूद किसानों की बात माने तो उनके मुताबिक आशीष मिश्रा वहां पर मौजूद थे। ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि उनके साथ में बैठी वाली जो ड्राइवर साइड में जो लोग बैठे थे उन्होंने ना सिर्फ गाड़ी से रौंदा बल्कि वो खुद फायरिंग करते हुए आगे बढ़े हैं। तो ये कुछ साक्ष्य हैं वीडियो के आधार पर जो पहली दृष्टि में रखे गए हैं। साथ ही साथ जो एसआई जो टीम बनाई गई है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, जिसे 8 दिन में अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपनी है सरकार को, उनके सामने कुछ लोगों के बयान और जो वहां पर घायल लोग थे उनके बयान भी रखे गए हैं। अब इन्हीं के आधार पर जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। अंकित, ये भी एक बहुत जरूरी बात है कि 2 अलग अलग एफआईआर किए गए हैं। हिंसा के 2 अलग अलग तरीके के वीडियो आए हैं, एक जो कि प्रदर्शनकारियों को टक्कर मारी गई और दूसरा जहां भाजपा कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर मारा जा रहा है। ये एक एफआईआर है जहां पर प्रदर्शनकारी दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं, दूसरा भी एक एफआईआर है जो कि उसके बाद होने वाली हिंसा के बारे में बात करता है। बिल्कुल पद्मजा, पहले दर्शकों को यह भी समझना जरूरी होगा कि जो एफआईआर होती है, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं अंग्रेजी में, वो जो वहां पर जो भी शिकायतकर्ता होता है उसने क्या देखा और उसने क्या बताया उसके आधार पर दर्ज होती है। उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस एफआईआर को लेकर इन्वेस्टिगेट करे और उसी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस तय करती है कि कौन आरोपी है, कौन नहीं है, किसके ऊपर क्या आरोप सिद्ध लगेंगे और कोर्ट में किस तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। एक एफआईआर किसानों की तरफ से हुई है जिसको काउंटर एफआईआर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 लोगों की और भी मौत हुई है, जिसमें से एक का वीडियो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कुछ लोग वहां पर डंडों से उसकी पिटाई कर रहे थे। उसमें वो 3 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और एक जर्नलिस्ट भी है जो भी इसमें मारा गया। उसके पिताजी ने भी एसडीएम के सामने एक तहरीर दी है, वो भी एक तीसरी एफआईआर के तौर पर सामने आएगी। अब कुल मिलाकर बड़े सवाल यही उठते हैं पद्मजा कि पुलिस को सबसे पहले तो ये सिद्ध करना होगा कि क्या मोनू वहां पर थे या नहीं थे। उसके लिए अभी तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई है, मोबाइल पर जो लोग थे उनका मोबाइल डेटा अभी तक या मोबाइल लोकेशन अभी तक क्यों नहीं ट्रैक हुआ है, और साथ ही साथ जो उन लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने बाद में इस घटना के बाद लाठी डंडों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया और उनको वहां पे मार दिया, उन्हें क्या पुलिस अभी तक चिन्हित कर पाई है। ये एक तरफ की एफआईआर है, दूसरी एफआईआर में क्या क्या कहा गया है, किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया है, वो सब चीजों को अब देखना जरूरी होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि 40 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक मंत्री जी के बेटे से पूछताछ
पूछताछ भी नहीं हुई है। वो खुद कह रहे हैं ये तो थार गाड़ी है जिसका नंबर उसमें दिया गया है, जो आगे चल रही थी वो उनकी खुद की गाड़ी है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि वो वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन क्या पुलिस अभी तक किस बात का इंतजार कर रही है, उनसे पूछताछ करने का, ये एक बड़ा सवाल है। 8 जाने चली गई, इसके चलते अभी तक एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? इस तरीके की बर्बरता के वीडियो सामने आ रहे हैं, भले से ही वो जीप से टक्कर मारने के हो या फिर लाठी डंडों से पिटाई करके हत्या के हो। किस चीज का पुलिस इंतजार कर रही है? एक बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि आदर्श आपने बात की है मोनू मिश्रा से, क्या उनके पास कोई लाइसेंसी पिस्तौल है? क्योंकि ये बहुत ही संगीन और बहुत ही डायरेक्ट इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पहले भी एक वीडियो आया था जहां पर यह कहा जा रहा था कि बनबीरपुर में वो अपनी पिस्तौल लोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पे कहा जा रहा है कि वो 15-20 लोगों के साथ असलहे के साथ पहुंचे और फायरिंग करते हुए दाखिल हुए। क्या उनके पास कोई पिस्तौल है? और वो पिस्तौल क्या जब्त की गई है पुलिस द्वारा? देखिए, ये सवाल हमने आशीष के साथ बल्कि उनके पिताजी से भी पूछा था। अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। हमने उनसे ये पूछा था कि लोग ये कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा कई जगहों पर पिस्तौल लेकर हाथ में चलते हुए दिखे हैं, वो वीडियो में दिख रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, वो वीडियो जो है वो उस जगह का नहीं है। हाँ, उनके पास लाइसेंसी पिस्तौल है और लाइसेंसी पिस्तौल अपनी सुरक्षा के लिए रखना कोई अपराध नहीं है। ऐसे में ये बात तो सिद्ध होती है कि उनके पास लाइसेंसी पिस्तौल है। और जैसा कि अंकित ने सवाल उठाया था कि अगर उनके पास लाइसेंसी पिस्तौल है और एफआईआर में उनका नाम दर्ज है, चूंकि एफआईआर हम टाइम्स नाउ नवभारत ने अभी एक्सेस की है, लेकिन निश्चित तौर पर ये एफआईआर जो जिस दिन दर्ज हुई होगी उस दिन से अधिकारियों के और जांच कमेटी के नॉलेज में है। ऐसे में जो सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अभी तक उन लोगों के साथ पूछताछ तक क्यों नहीं की गई है। आशीष मिश्रा खुलेआम बैठकर तमाम टीवी चैनलों पर अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं, अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि अगर उन पुलिस के अधिकारियों के पास, जो जांच की कमेटी है उसके पास ये एफआईआर पहले से मौजूद थी, जो कि होनी चाहिए, तो वो फिर उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? और अगर उन्हें उनका नाम शामिल था तो सबसे प्रथम दृष्टया उस पिस्तौल की जांच की जानी चाहिए थी। पिस्तौल है तो लाइसेंसी है या अवैध रूप से रखी गई है, और क्या उससे कोई फायरिंग हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि ये सारी बातें फॉरेंसिक जांच जो होती है उससे पता चल जाता है कि आखिर जो पिस्तौल से उससे किस दिन फायरिंग हुई, कितनी गोलियां फायर की गई। ये तमाम चीज़ें अगर पुलिस पता करना चाहे तो पता कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरीके की एफआईआर में जांच नाम शामिल किया गया था तो अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? और जो व्यक्ति जिसके ऊपर खुलेआम ये आरोप लग रहा है कि उस व्यक्ति ने गोली चलाई है, उस व्यक्ति ने गाड़ी से रौंद कर लोगों को मारा है, उसको खुलेआम इंटरव्यू देकर उसको अपने आप बचाने का मौका क्यों दिया जा रहा है? और सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पर जो चीजें जिनका इस अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया है, उनको पुलिस ने अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया है? खास तौर पर ये पिस्तौल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एसआईटी का गठन किया जाएगा पूरी जांच के लिए। लक्ष्मी सिंह, जो कि आईजी लखनऊ रेंज है, उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत को बताया है कि एक आईपीएस रैंक के अफसर इस पूरे एसआईटी को हेड करेंगे। टीम इसी डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी प्रमाण हैं, जो भी वीडियो सामने आए हैं, सबकी जांच की जाएगी। पर एक और इसका एक हिस्सा है हमारी जांच का, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि जो अपराध, जो यहां पर इल्जाम लगाए गए हैं, बहुत ही गंभीर हैं। यह कहा गया है कि कम से कम एक प्रदर्शनकारी की मौत गोली लगने से हुई है। टाइम्स नाउ नवभारत ने, जो उस इलाके के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं, जिनकी देखरेख में यह पूरा पोस्टमार्टम किया गया है, 8 लोग, जो 8 मृत लोग हैं, उन सब का पोस्टमार्टम उनकी देखरेख में किया गया। उन्होंने हमें बताया कि पोस्टमार्टम का नतीजा आखिर क्या निकला। सुनिए। फ्रैक्चर पहले वाले हम नहीं कह सकते कितनी चोट थी। पहले वाले तो मारपीट के थे, जहाँ मेरे को बताया गया मारपीट वाले थे। लेकिन ये जो 8 थी, ये एक्सीडेंटल इंजरी, 4 नो गन शॉट, हाँ 4 जो थे वो एक्सीडेंटल इंजरी थे, नो गन। वो असल में जब गोली चलती तो आदमी ये कहता है कि गोली लगी। सर मेन मतलब ना, जो कट के मार्क्स होते हैं उसमें, जिसके मन जो सब डॉक्टर बन जाते हैं, वो तो जो इच्छा यहाँ पे मैं वैसे तो एनेस्थेटिक और एमएस की पोस्ट पैनल में। ठीक है, थैंक यू।
और अंकित, ये बेहद जरूरी है क्योंकि एक तरफ है आदर्श, ये बेहद जरूरी है क्योंकि एक तरफ है ये इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हैं दो डॉक्टर जिन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर बोला है कि हमें गोली का एक भी निशान, एक भी प्रमाण कुछ नहीं मिला है। इस पोस्टमार्टम का क्या महत्व है इस पूरी जांच में, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा कि आखिर पोस्टमार्टम किया क्यों जाता है। पोस्टमार्टम का सबसे पहला मकसद ये होता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके पीछे अपराध की श्रेणी क्या थी, कैसा अपराध किया गया है और कितने लोग शामिल थे, मौत का कारण क्या थी, तमाम चीज़ें साफ हो सकें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पूरे 8 लोगों की गई है उसमें से 4 जो किसानों की मरने की बात कही जा रही है, उनमें से उन 4 किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल कर आया है कि उनका किसी बड़े ऑब्जेक्ट से टकराकर शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट लगने की वजह से मौत हुई है। निश्चित तौर पर जो गाड़ी चढ़ने की बात कही जा रही है, उस गाड़ी की चलने की वजह से जो चोटें लगी हैं उसकी वजह से मौत हुई है। वहीं जो 3 बीजेपी के कार्यकर्ता और एक पत्रकार जिसकी मौत हुई है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आ रहा है कि उन लोगों की मौत ज़्यादा मार खाने की वजह से, ज़्यादा जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे चोट खाने की वजह से हुई हैं। तो ये वीडियो में भी साफ देखा जा रहा है कि पहली जो गाड़ी दिख रही है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो वीडियो उसी समय का है या नहीं है, वीडियो में साफ तौर पर ये दिख रहा है कि एक गाड़ी आती है और किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी वीडियो दिख रहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको, जो किसान संगठन के लोग हैं, वो बुरी तरीके से लाठी डंडों से, अलग अलग हथियारों से पीट रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जब हमने वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और तमाम जो दूसरे डॉक्टर्स से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, कहीं भी किसी भी शरीर के अंग पर एक भी गोली के निशान नहीं है और यहाँ तक कि किसी भी धारदार हथियार से भी किसी को मारने या उनके मरने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये तो साफ हो जाता है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अगर हम आधार मानकर चलें तो उससे किसी भी व्यक्ति की मौत गोली लगने से तो नहीं हुई है, लेकिन जो किसान संगठन दावा कर रहे हैं 8 लोगों की मौत कैसे हुई इसका फैसला सिर्फ जांच के बाद ही किया जा सकता है। हमारा मकसद टाइम्स नाउ नवभारत पर बस इतना है कि सारे तथ्य आपके सामने निष्पक्ष रूप से रखें। आदर्श, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शरद त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मास्टर सूरज किसान नेता हैं और रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शरद त्रिपाठी, ये एफआईआर में साफ इल्जाम लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे के ऊपर, आशीष मिश्रा के ऊपर साफ इल्जाम है गोली उन्होंने चलाई, ना सिर्फ चलाई 15-20 और हथियारबंद लोगों को साथ लेकर के आए। अभी तक पूछताछ क्यों नहीं? देखिए, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और इसमें जो शिकायतकर्ता कहना चाहता है उसको एज इट इज दर्ज किया जाता है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है। तो जो भी शिकायत करता है, जिसने भी एफआईआर लिखाया है, उसने जो जिसके ऊपर आरोप लगाना चाहता था, जो कहना चाहता था, जो उसका पक्ष है, जो जिस तरह से वो समझ रहा है कि दुर्घटना घटी है, वो अपने पक्ष नहीं शरद जी, वो मैं समझ रही हूँ, पर अगर कोई आहत है, कोई पीड़ित है, 48 घंटे में कम से कम पूछताछ की तो उम्मीद रखेगा ना। और मैं ये सिर्फ इन प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं, आपके खुद के कार्यकर्ता जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार वाले भी पूछ रहे हैं कि 48 घंटे में कम से कम एक पूछताछ तो होती, गिरफ्तारी नहीं तो पूछताछ ही सही। एसआईटी बनी है, ये गंभीर मसला है, इसमें बहुत गंभीर विषय उठ के आ रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अभी इंक्वायरी शुरू हुई है, अभी जो हाईकोर्ट जज, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को भी इसमें लाया गया है। तो पहले हम फैसला हो जाने दें, हमने खुद ही तय कर लिया है कि कौन, किसको गोली लगी, किसको नहीं लगी, किसकी दुर्घटना में कैसे उसको चोट लगी, कौन था वहां पे, कौन नहीं था। ये दोनों पक्षों की बात का भी शुरुआत हुई है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो जाने दीजिए, जो इंक्वायरी होगी सामने आ जाएगी। आशुतोष जी, अगर हम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट गोली की बात नहीं कहती, जल्दबाजी में इंक्वायरी हुई तो फिर उसका नतीजा है वो कहेंगे कि साहब आपने जल्दी में कर लिया। भारतीय जनता पार्टी बड़ी सुविधाजनक अपने स्टेट में, एक तरफ ये सरकार जो खाली अंदेशों में होने पे हजारों समाजवादियों को जेल के अंदर कर देती है कि कल पीएम विजिट होगी तो आज जेल के अंदर चले जाओ, मुख्यमंत्री निकलता है तो उसको अंदर कर देती है। और यहाँ प्रथम दृष्टिया एफआईआर में प्रथम दृष्टिया जिसका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि वो रसूखदार है, क्योंकि वो इस देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उससे पूछ तक नहीं रही। ये है इस देश में भारतीय जनता पार्टी पर। और क्या बता रहे हैं आप, एसआईटी की गई है, जांच किया जाएगा। एसआईटी किससे की जाएगी? अभी आपके चैनल ने बताया कि आपको आईपीएस एजी रैंक ने बताया कि पुराने आईपीएस जो है वो एसआईटी में आएंगे। कौन से आईपीएस? उत्तर प्रदेश में आईपीएस जिन्होंने एक पूरा
एक्सपोज किया था, और आप ही ने जर्नलिस्ट एक्सपोज किया था कि 50-50 लाख रुपए में पोस्टिंग होती है, वो आईपीएस। आशुतोष जी, जब ये रिटायर्ड जज जांच कर रहे थे तो आप उनसे नाखुश थे, अब एसआईटी हो रही है आप उससे भी नाखुश हैं। आप तो कल कहेंगे कि समाजवादी पार्टी पूरी जांच करे, किसी पे तो भरोसा होगा ना, किसी पे तो भरोसा होगा। न्यायिक जांच पे आपको भरोसा नहीं, सीबीआई को आपको भरोसा नहीं, कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं, आईपीएस पे आपको भरोसा नहीं। हम सारे तथ्य बाहर कर रहे हैं, पर कम से कम कोई तो जांच करेगा। नहीं, हमको सबको भरोसा है। अच्छा, ये बताइए, आपको मेडिकल सुपरिंटेंडेंट पे भरोसा है? आपको मेडिकल सुपरिंटेंडेंट पे भरोसा है? हमें उस किसी भी सरकारी एजेंसी पे भरोसा नहीं है जो बीजेपी द्वारा संचालित हो जाती है, जो एक रैकेट के थ्रू उत्तर प्रदेश में चल रही है। आप डिटेक्टिव एजेंसी ले आइए, अपनी डिटेक्टिव एजेंसी से जांच करवा लीजिए। आप सीबीआई से करवा लीजिए। सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार पे सीबीआई से करवा लीजिए। सीबीआई भरोसा नहीं, कैसे भरोसा करें? 4 दिन पहले आप खुलेआम व्यापारी को गोली मार देती है आपकी पुलिस, आपकी खुलेआम पुलिस गोली मार देती है गोरखपुर में जाके, और आप कहते हैं भरोसा लो। आपको मेडिकल सुपरिंटेंडेंट पे भरोसा नहीं है, अब आप कह रहे हैं सीबीआई की जांच करा लीजिए, फिर आप सीबीआई को कहेंगे कि ये सरकार का तोता है, हमें इस पे भी भरोसा नहीं है। सीबीआई से आप सिटिंग जज से क्यों नहीं कराते? आप सीबीआई से क्यों नहीं कराते हैं? चलिए, सीबीआई पे भरोसा है आपको? सीबीआई पे भरोसा है? हमको सिटिंग जज पे भरोसा है। वो सारी संस्थाएं जो रिटायर्ड जज धोखेबाज हो जाता है, रिटायर्ड जज धोखेबाज हो जाता है, उसमें भरोसा नहीं करना चाहिए। वो तो आपने किसको क्या बना रखा है पूरी दुनिया जानती है। आरएसएस की पूरी कहानी सबके पास खुली हुई है। चलिए, सारे जो रिटायर्ड जज हैं सब आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। जिस तरह आपके समय में जिस तरह फैसले होते थे, अब उस तरह फैसले नहीं होते हैं। यहाँ नोएडा में, दादरी में, मुख्यमंत्री के वहाँ जो इंस्पेक्टर जो है वसूली करने जाता है, जो व्यापारी को गोली मार देता है और बर्खास्त कर दिया था, फरार कहती है, उसका ट्रांसफर हो गया आईपीएस फरार घूम रहे हैं आपके वहाँ, डीएसपी को आपके यहाँ गोली मारी जाती है। लखनऊ के दरोगा को, हजरतगंज के दरोगा को उन्हीं की गाड़ी में बांध के आपके कार्यकर्ता घुमाते हैं। अरे आपके तो वहाँ इतना अमन चैन अब नहीं रह गया है। अरे भाई साहब, उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया जितना आपके समय में था। वसूली करके आप इंक्वायरी के सामने अपना पक्ष रखिए। चलिए, आप तो आज टीवी पर कह रहे हैं सर, आप तो आज टीवी पर कह रहे हैं कि आपको सीबीआई पे भरोसा है। आपको याद दिला दूं कि दिल्ली में एक रैली हुई थी 2019 के चुनाव के पहले, और वहां पर भरे मंच पर कहा था अखिलेश जी ने कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई के साथ गठबंधन करके जीतती है। तो ये आपने सीबीआई के बारे में भी बोल रखा है। आज अचानक से सीबीआई, आचार्य नरेंद्र गिरी के मामले में अखिलेश जी ने कहा था कि आप इसकी जांच जो है हाईकोर्ट जज से करवाइए। अब हाईकोर्ट जज, चलिए, वो तो हमारे देश में राजनीति होती है कि चाहे जो भी संस्था हो, उसके अगर उसका फैसला आपके हिसाब से नहीं होगा, आप उसको सरकार का पिट्ठू बोल देंगे, भले से ही वो सीबीआई हो, ईडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईवीएम हो, सबके सब भाजपा के एजेंट बन जाते हैं। पर सवाल ये है, बहुत एजेंट हैं जो नहीं दिखाई पड़ते हैं, बहुत से एजेंट जो दिखाई भी नहीं पड़ते। अरे आपने खुद सीबीआई ईडी को भाजपा का एजेंट बोला है, मैंने नहीं बोला है, आपके पार्टी के मुखिया ने बोला है। पर चलिए, छोड़िए, जो भी जांच होगी, अभी कम से कम जांच होने देते हैं, उसका नतीजा बाद में देखेंगे। मंत्री इस्तीफा कब देंगे? एक सेकंड, ये बता दें। अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए। नहीं, गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे, वो अपनी सीट पे बैठ के अपने जांच ना हो तो जांच ही मत कीजिए। इस्तीफा क्यों? फांसी पे लटका दीजिए, जांच की क्या जरूरत है? अब इस्तीफे पे क्यों रुक रहे हैं? सीधे फांसी पे लटका दीजिए। नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक पे आप कह रहे थे। अरे आशुतोष जी, अगर आपने उनको दोषी मान ही लिया है, तब तो बहुत ही संगीन इल्जाम है हत्या का। तब आप सिर्फ इस्तीफे पे क्यों रुक रहे? तब तो आप सीधे फांसी मांगिए ना, कि आज ही फौरन तुरंत फांसी दे दी जाए। चलिए आगे, लॉजिकल आंसर दीजिए। नहीं, मैं लॉजिकली बोल रही हूँ। लॉजिकली मैंने आपसे पूछा आपको किस पे भरोसा है, किस जांच पे भरोसा है? आपने कहा सीबीआई जांच पे भरोसा है। मैंने आपके जो विचार थे सीबीआई के बारे में आपके सामने रख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ है। अभी रत्नाकर त्रिपाठी जी, रामपुर में, लखीमपुर में, पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन कर रही है, ये कह रही है कि ये जघन्य गोली कांड हुआ है। आपके कुछ नेताओं ने इसको जलियांवाला बाग भी बुला दिया है। पर यहां पर एक सीएमओ हैं, एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं, कह रहे हैं गोली का तो एक भी निशान नहीं है। तो अगर गोली से आदमी नहीं मरता तो मरे हुए आदमी की कीमत नहीं रह जाती? पता चल, हर जान की कीमत है, बिल्कुल। एक जान बहुमूल्य है। पर जलियांवाला बाग कैसे बना दिया?
जलियांवाला बाग लखीमपुर ही को है ना। जलियांवाला बाग कैसे बना आपने दिया? ही आपके यहाँ का ही जो वीडियो दिखाया जा रहा है, आप ही के यहाँ दिखाऊंगा, कई जगह दिखाऊंगा आपके यहाँ आया है। जी, वो एक सिख है, मुझे लगता है, पगड़ी बांध के खड़े, हरे रंग की गाड़ी आती है, उनको उछालते हुए लेती है, रोंदते हुए चली जाती है, 4 आदमी मर जाते हैं। जलियांवाला बाग और क्या होता है? आपने क्योंकि वीडियो की बात की, एक वीडियो ये भी चल रहा है जहां पर वो तीनों गाड़ियां निकलती हैं और उन पर प्रदर्शन, हमारे वहां सब वीडियो चल रहे हैं सर। हम कोई भी पक्ष नहीं ले रहे, तो सारे वीडियो चला रहे हैं। पर ये ना आप फैसला कर सकते हैं कि वो जलियांवाला बाग था, ना मैं फैसला कर सकती हूँ। हम सिर्फ साक्ष्य रख सकते हैं, और साक्ष्य ये भी दिखाते हैं कि जब गाड़ियां निकल रही थी तो उनके विंडशील्ड पर लाठियां बरसाई जा रही थी। साक्ष्य ये भी दिखाते हैं। तो कोई भी एसआईटी है, वो इन सब वीडियोस को देख करके फैसला करेगी। मुझे सुनना है तो मैं चुप हो जाता हूँ। बताइए। अगर आपको सिर्फ अपनी ही बात मुझसे कहनी है तो मैं आपसे ही बात मैं तो सिर्फ एक और छोटे से वीडियो के बारे में आपसे पूछ रही थी कि वो भी तो वीडियो है। वो छोटे से वीडियो के बारे में मुझसे पूछ नहीं रही है ना, आप अपनी चीज मुझ पे इंपोज कर रही, वो मैं थोड़ी मान लूंगा आपकी बात। अगर कोई गाड़ी किसी 4 आदमी को किसी प्रदर्शन में कुचल के चली जाती है तो ये सामान्य सा रिएक्शन होता है कि पीछे वाली गाड़ियों को डंडा मारते हैं लोग। हाईवे पे सामान्य कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ियां फूकी जाने लगती है गांव में। यहां तो इंटेंशनली किया गया है। और रही बात अजय मिश्रा, अभी तक गृह राज्य मंत्री हैं मैडम, आप बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं, और आपसे मैं पूछता हूं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं? रत्नाकर जी, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। जो आप कह रहे हैं कि हमारे देश में होता है कि अक्सर कोई एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, ये सामान्य सी बात नहीं है, ये एक अपराध है। गाड़ियों को फूंकना और आगजनी करना अभी भी अपराध है हमारे देश में। मैडम, जैसे आपने मुझे आप अपनी बात मुझ पे कह रही थी, मैंने आपको प्रोटेस्ट किया तो मेरी सुन लीजिए, आपने सुन जी, पूरी कीजिए अपनी तो बात। वो कोई ऐसा प्लान्ड चीज नहीं है जिसको लोग रोक ले। जी, ये प्लान्ड चीज नहीं है। गाड़ियां कुचल, उस गाड़ी ने 4 लोग को कुचला, वो नॉर्मल रिएक्शन रहा हो। नॉर्मल रिएक्शन कि 3 लोगों को पीट कर मार दिया गया। नहीं देखिए, आप हत्या को नॉर्मल रिएक्शन कह रहे हैं सर। फिर देखिए आप गलत बोल रही हैं। ना, नॉर्मल रिएक्शन शब्द का आपने इस्तेमाल किया सर। 3 लोगों को पीट कर कैमरे पर मारा जा रहा है। इसको हम ये बहुत ही विभत्स घटना है, इसको नॉर्मल रिएक्शन नहीं कह सकते सर। ऐसे तो फिर हमारे देश में दंगों को भी लोग नॉर्मल रिएक्शन कहने लगेंगे। आपने अभी तक मुझसे पूछा कि ना डंडे आ रहे हैं। रत्नाकर जी, 2 बार आपने बोला है कि जब कोई ऐसा हादसा होता है तो गाड़ियां फूंक दी जाती हैं। अगर लोगों को कुचला गया तो फिर नॉर्मल रिएक्शन हो गया। आप बोल लीजिए, मैं बोलूं। हत्या आपके लिए नॉर्मल रिएक्शन है? पे डंडे मारे गए, क्या उचित है? आपने ये नहीं पूरा अनुचित है कि लोगों को डंडे से पीट दिया, पूरा अनुचित है। आपने पूछा उसका जवाब दे रहा हूं। ये नॉर्मल रिएक्शन। मैं कह रही हूं कि लोगों को डंडे से पीटना पूरी तरीके से अनुचित है, पर क्या आप मानते हैं कि रिएक्शन में हत्या करना नॉर्मल रिएक्शन है? आप मुझसे जो प्रश्न पूछना है ना, वो 2-3 प्रश्न पूछ लीजिए। एक ही प्रश्न है, आप चुप हो जाए। एक ही प्रश्न है। अगर किसी को कुचला गया तो उसके बाद 3 लोगों की हत्या क्या नॉर्मल रिएक्शन है? यह सवाल है, बताइए। बताइए रत्नाकर जी। चलिए, लगता है रत्नाकर जी का फोन कट गया। आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं शरद त्रिपाठी, आप बस ये नहीं बता रहे हैं कि क्या अजय मिश्रा अभी भी मंत्री रह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हुए, और वो गृह राज्य मंत्री हैं, कानून देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अजय मिश्रा जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उसका सामना कर रहे हैं, और वो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं, राज्य के गृह मंत्री नहीं हैं, तो उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसका संज्ञान ले चुकी है, उस पर फैसला आ जाने दीजिए। ये फैसला ना मैं, ना आप, ना त्रिपाठी जी, ना वर्मा जी करेंगे, ये फैसला कोर्ट करेगा। मास्टर सूरज, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोर्ट पे छोड़ दीजिए। आप इम्प्लीट करिए कि नेतागिरी मत कीजिए, कोर्ट पे छोड़ दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मास्टर सूरज, उसके बाद फाइनल अपील में समाजवादी पार्टी के पास हम जा सकते हैं। सूरज जी से बोलने दीजिए। सूरज जी नहीं, मेरा नाम शिवराज सिंह है। माफ कीजिएगा, शहराज जी। जी, मैं ये कह रहा हूं
सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने बहुत गलत बयानी की किसानों के लिए संवैधानिक सीट पर होते हुए, और गृह राज्य मंत्री को तत्काल प्रभाव से सीट से हटाना चाहिए, निलंबित करना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक सीट पर बैठे हुए हैं। कल तक तो वो यही नहीं मान रहे थे, वो ये कह रहे थे हमारी गाड़ियों के काफिला पे हमला हुआ, डिसबैलेंस हुई। आज आपका वीडियो साफ साफ दिखा रहा है कि गाड़ी आई और निर्दोष किसानों पे चढ़ती चली गई। जो भी घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण रही, देश के लिए निंदनीय है, भारत माता का दिल रो रहा है, ये लोकतंत्र सा नहीं लग रहा। लेकिन उसकी बात समझौते में आ गई है, किसानों के और प्रशासन के बीच में बैठ के समझौता हो गया है, और आगे जांच का विषय है, जांच क्या करती है। दोनों तरफ से एफआईआर हो गई है। चलिए, आप भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि जांच होगी, निष्पक्ष तरीके से होगी, और टाइम्स ऑफ भारत पर लगातार हमारी भी यही मांग रही है कि न्याय सबके साथ होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जान गंवाई है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, राजनीतिक जांच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, क्योंकि टाइम एकदम खत्म हो गया है। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है, उस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम है, और एफआईआर में लिखा गया है कि आशीष ने फायरिंग की और उसी गोली से एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई। इसी